बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मेहरबानो आवान और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं अजीम राना। और हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं हमेशा की तरह आप जहां होंगे सेहतमंद होंगे, खुश होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। जिस हाल में रहें परवरदिगार का शुक्र अदा करें। और आज एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा इस इंट्रो में कि हमेशा ये कोशिश करें कि आपका जो आने वाला दिन है वो गुजरे दिन से बेहतर हो और अपनी हर नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और हर दिन का आगाज़ मुस्बत सोच के साथ करें। हम भी अपने प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा से अच्छी बात से करते हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम नेल्सन मंडेला की एक खूबसूरत बात से करते हैं। वो कहते हैं जी कि ज़िंदगी में अहम ये नहीं कि हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि अहम ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी में दूसरों की बेहतरी के लिए क्या किया। इंसान तमाम महलूकात से जो है अफजल है, अशरफुल महलूकात बनाकर भेजा गया है इंसान को। और इस चीज़ को इससे रिलेट किया गया है कि हम अपना तो ख्याल रखते हैं, अपने साथ साथ दूसरों के काम भी आना चाहिए। हमें रखना चाहिए कि हमारे दिल में सारो कुर्बानी होनी चाहिए, हमारे दिल में जज्बात पाए जाने चाहिए। हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हम किसी के लिए मुश्किल का सबब ना बने। मुआशरे में हुस्न तभी पैदा होता है जब सफ़ेद पोश लोग इज़्ज़त और भरम को कायम रख पाएँ और ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरा कर सकें। हमारा मुआशरा एक मुसल्लत करदा दौड़ में गुजर रहा है, यानी ये चीज़ हमने करनी है तो करनी है। और हम सोच समझ नहीं रहे, बगैर किसी नफ़े नुकसान के हम लोग बस एक क्या कहते हैं ना सेट पैटर्न के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हम, मेरा नहीं ख्याल, शायद कुछ चंद एक एक्सेप्शन हो, उसके अलावा हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पर ये कोशिश नहीं करते कि हम ऐसा काम क्या कर रहे हैं जिससे हमारी ज़ात के अलावा भी किसी और को फ़ायदा हो रहा है कि फ़ायदा नहीं। हो। हमेशा हर जगह पे यही सोचा जाता है कि मैं यहाँ पर मतलब मुझे यहाँ पर सुकून है, मैं यहाँ पर सुकून में हूँ, मुझे ये चाहिए। किसी को उससे क्या मसला है, उसका इशू हमें नहीं है, वो उसका अपना इशू है। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, हालात नहीं बदल रहे। हालात कैसे बदलें? हालात बदल नहीं सकते जब तक हम खुद को ना बदलें। वाह वाह वाह। इंसान अकेला नहीं रह सकता और इस ज़िंदगी गुजारने के लिए दूसरों की ज़रूरत पड़ती है। मिलजुल कर रहना पड़ता है। मिलजुल कर बैठने से खुशी और गम बांटने में मुआशरे में निखार पैदा होता है। बेहतरीन इंसान दूसरे इंसानों की बवक्ते ज़रूरत बढ़ चढ़ कर मदद करता है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, इसीलिए कहा गया है कि इस जहां में है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। यानी अपने लिए तो सब जी लेते हैं, लेकिन औरों के काम आना ही वैसे मकसद है शायद बनो, ज़िंदगी का। एक्चुअल जो हैप्पीनेस है और एक्चुअल जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है ना, वो तभी मिलती है जब आप किसी के लिए आसानी पैदा करें, आप किसी के लिए सहूलत पैदा करें। इंसान जितना मर्जी सिर्फ अपने लिए कोशिशें करता चला जाए कि मैं सब इकट्ठा कर लूं, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। एग्जैक्टली। तो जी, ये था आज का अहम मैसेज। नेल्सन मंडेला की ये कोट थी बड़ी शानदार कि जिंदगी का अक्सर मकसद जो है वो दूसरों के काम आना है, दूसरों के काम आए, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, ना कि मुश्किलात खड़ी करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अहम मौजू हमेशा की तरह के फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत का आज 19वां दिन है और मासूम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला ताहाल जारी है। ताज़ा तरीन हमलों से मुतल्लिक आपको अपडेट करें। 182 बच्चों समेत 436 मजीद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली इसराइली दरिंदगी में अब तक 5,791 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में 51% इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। जख्मियों की तादाद 16,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि गजा में 830 बच्चों समेत 1500 फ़लस्तीनी मलबे तले दबे होने का खदशा है। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल गजा में रेफ्यूजीज कैंप, अस्पताल और मसाजिद को मिसमार करने में मसरूफ है। अब तक 32 मसाजिद शहीद और 50 के करीब सेहत के मराकज़ को तबाह किया जा चुका है। गजा का मुहासरा जारी है। 20 लाख फ़लस्तीनियों को गुज़िश्ता 15 दिन से खाना, पानी, अद्वियात, बिजली और ईंधन की फराहमी बंद है और वहाँ बड़ा इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। और बहुत बुरे हालात हैं वहाँ पर। हम जो विजुअल्स देखते हैं, जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, वो बहुत तकलीफ देह हैं। अगर इंसान वो देखे तो उसके बाद इंसान 2 से 4 घंटे के लिए तो इस दुनिया सकते में से चले जाते सकते हैं में आप। चले जाता है और अपनी खुशियों को भूल जाता है। कि कहते हैं कि एक मुसलमान को जब चोट लगती है तो दूसरे मुसलमान को भी तकलीफ होनी चाहिए। तो हमें भी तकलीफ होती है और हम दुआ करते हैं कि इस मामले को बेहतरी आए और इसको रोका जाए। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक सिफारतकार अब्दुल बासित साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी है, मगर नाम नेहाद महज़ब दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। गजा में मौत का खेल कब तक जारी रहेगा? इसराइल का हाथ कौन रोकेगा? कब तक हम देखेंगे कि उनके मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है? माओं से बच्चे छिन रहे हैं, बच्चों से माएँ छिन रही हैं, बाप जो हैं वो शहीद हो रहे हैं और जो जिंदा हैं वो भूखे प्यासे जिंदगी और मौत की कश्मकश से लड़ रहे हैं। ये कब रुकेगा ये मामला, और रुकता हुआ नजर आ रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में लेने का।
देखिए, पहली बात तो ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूएन सिक्योरिटी जो यूएन यूनाइटेड नेशंस बनी, उससे तवक्कुआत यही थी। यूएन जो चार्टर है उसके तहत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बड़ी भारी जिम्मेदारी रही कि वो दुनिया में अमन लाए। जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उसमें 1948-49 के जिनेवा कन्वेंशंस भी शामिल हैं। जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, उसकी ज़ामिन थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन हमने देखा, और इस वक्त जितने भी इजलास हुए हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से 7 अक्टूबर के बाद, कि जो लोग या जो ममालिक ज़ामिन थे, ख़ास तौर पे मगरबी दुनिया, वो तो बिल्कुल इसराइल की सपोर्ट में किसी हद तक भी जाने को तैयार हैं। और फिर दूसरी तरफ ये भी एक बड़ी बदकिस्मती है शायद इस्लामी दुनिया की, कि हमारी ये तवक्कुआत भी थी कि 1978 के बाद, ओस्लो एकॉर्ड्स के बाद, जो पीस ट्रीटी फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान हुई 1994 में, और उसके बाद फिर अब्राहम एकॉर्ड्स जो हम्म। 2020 में हुए, तो हमारा ख़्याल ये था कि सफारतकारी अपना काम दिखाएगी। जहाँ अरब दुनिया इसराइल को तस्लीम कर रही है, उनके साथ ताल्लुकात बढ़ा रही है, तो एटलीस्ट इसराइल को इतना तो मजबूर किया जाएगा कि वो टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ आए, अपनी फॉरेन ऑक्यूपेशन ख़त्म करे। लेकिन हमने देखा कि जूँ जूँ मुसलमान दुनिया ने इसराइल के साथ रवाबित बढ़ाए, इसराइल की हठधर्मी और रियासी दहशत गर्दी में मज़ीद इजाफा हुआ। और आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, उसमें जहाँ मगरबी दुनिया उसकी बड़ी भारी जिम्मेदारी है, वहाँ मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमें भी ये अपने ऊपर एक इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, मुस्लिम दुनिया को भी। आज जिस तरीके से, जिस तरह आपने बिल्कुल अपने इब्तिदाई में सही फरमाया, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि जहाँ हमास के जो 7 अक्टूबर का एक्शन है उसको एक खला में देखा जा रहा है। वो कोई भी उसकी जो रूट कॉज है उसकी तरफ जाने को तैयार नहीं है, कि जी। ये तो फॉरेन ऑक्यूपेशन है जो 1967 से आप कह लीजिए चल रही है। 1948 का जो 48। नखबा का ऑपरेशन बिल्कुल। था उससे शुरू हुआ। लेकिन आज जो असल जो रूट कॉज है, असल तो फॉरेन ऑक्यूपेशन है। आज अगर आप हमास की मिलिटेंट जो लीडरशिप है, उनका जो विंग है, उसको आप ख़त्म भी कर देंगे, तो क्या फ़लस्तीनी अपनी जद्दोजहद जो है या हक़ खुरादियत उससे दस्तबरदार हो जाएंगे? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो हुँ, इसलिए इस सूरत हाल से एक मुस्तकिल तौर पे इसको हैंडल करने के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि जहाँ इस वक्त जो इमीडिएट एक्शन है वो तो यही है कि सीज़ फायर हो, जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो वहाँ गज़ा पट्टी तक बिल्कुल, पहुँचे। अब्दुल बासित साहब, हम भी यही चाहते हैं कि इमीडिएटली जो है वो सीज़ फायर हो, बेटर सेंस प्रिवेल करे और ख़ुद वो कौम जो कि हॉलोकॉस्ट और जेनोसाइड जैसी सूरत हाल का शिकार रही हो, उसकी जानिब से ही ऐसी बर्बरियत समझ से बालातर है। सर, आप चूँकि ख़ुद सिफ़ारतकार रहे हैं, आप ये बताइएगा कि ऐसी सूरत हाल में डिप्लोमेसी कितनी अहम होती है किसी भी टेंशन को डिफ्यूज़ करने के लिए? और जब हम देख रहे हैं कि एक साइड पे अमेरिका, बरतानिया जैसी पावर्स हैं, दूसरी जानिब रशिया, चाइना, ईरान जैसी पावर्स हैं, तो क्या लगता है कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो सकते हैं इसी सूरत हाल में? देखिए, डिप्लोमेसी भी जो है ना वो वैक्यूम में काम नहीं करती। पहले तो हमें ये याद रखना चाहिए, बहुत सी चीज़ें पैरेलल चल रही होती हैं। और अभी भी जिस तरह हमने देखा कि फ़लस्तीनियों ने, हमास ने ख़ास तौर पे कुछ यरगमालियों को रिहा भी किया पिछले 4-5 दिनों में। उसमें कतर एक इन्वॉल्व रहा है, बिहाइंड द सीन्स डिप्लोमेसी तो हो रही है। लेकिन डिप्लोमेसी उस वक़्त तक कारफ़रमा नहीं होगी, इफ़ेक्टिव नहीं होगी, जब तक कि अरब दुनिया कुछ 1-2 इक़दामात नहीं लेंगे। ख़ास तौर पे मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस वक्त डिप्लोमेसी में कम अज़ कम इसराइल पे करें कि जो अपने सफारत उनके सफारती ताल्लुकात हैं उनको सस्पेंड करें। हुँ। जो इकनॉमिक ताल्लुकात हैं उनको सस्पेंड करें, ताकि इसराइल पे कोई प्रेशर बिल्ड हो। जब तक हम सिर्फ बातें करेंगे, स्टेटमेंट्स देते रहेंगे, तो उस वक्त तो कोई इसराइली प्रेशर बिल्ड नहीं होना। हमने, हुँ, और ये भी देखिए कि एक तरफ अवाम खड़ी है, दूसरी तरफ हुकूमतें हैं। अब आप जो सेंटिमेंट स्ट्रीट में देख रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और वो मैच नहीं कर रहा हुकूमतों की जो जानिब से जो रिएक्शन आ रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ज़रूरी है उन मुस्लिम ममालिक के लिए जिन्होंने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए हुए हैं, तिजारती ताल्लुकात कायम किए हुए हैं, उनको फौरी तौर पे सस्पेंड किया जाए। ये एक बहुत बड़ा और ये अहम कदम होगा, और तभी कहीं सफारतकारी को मौका मिलेगा, इसराइल अंडर प्रेशर आएगा। और वो मुमकिन है कि इस वक्त जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, इस वक्त देखिए फ्यूल ख़त्म है गज़ा पट्टी जी। में,
हुँ, वहाँ पे हलाकतें हो रही हैं, अस्पतालों के बुरे हालात हैं हुँ, और बिल्कुल एक तबाही तबाही का जी। क़यामत सुग़रा है एक्चुअली तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि अरब दुनिया पे बहुत भारी सर, ज़िम्मेदारी मगरिब की आन जानिब से पड़ी है तो इस वक़्त। इसराइल के दौरे किए गए हैं और 6 बड़े ममालिक के जो हैं वो सरबराह वहाँ पर गए हैं, उन्होंने मुलाकातें भी की हैं। तो मुस्लिम उम्मा क्यों खुलकर फ़लस्तीन का दौरा नहीं कर रही, फ़लस्तीन का साथ नहीं दे रही? सॉरी। दूसरा, इसराइल और फ़लस्तीन के इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट को, ये जो तमाम सूरत हाल है, ये जंग है, इसको ख़त्म करने के लिए चीन अब मैदान में आ गया है। चीन ने कहा है कि अमन मुज़ाकरात की बहाली के लिए फ़ौरी तौर पर बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और उसका मुतालबा भी किया है। क्या लगता है इस कॉन्फ्रेंस से और चीन के अंदर शामिल होने से कोई हालात बेहतर होंगे? देखिए, हालात बेहतर होने चाहिए। चीन, रूस, ईरान, तुर्की ये सारे बड़े अहम ममालिक हैं और चूँकि अरब गज़ा पट्टी में गज़ा में एक ही एयरपोर्ट है और ऑब्वियसली पिछले 16 साल से गज़ा का ब्लॉकेड हुआ है। वहाँ ये हालात गज़ा के जो हालात हैं, ठीक है, इसमें बहुत इंटेंसिटी आई है, लेकिन अगर आप देखिए तो गज़ा में पिछले 17 साल से रियासी दहशतगर्दी हो रही है, बहुत कंट्रोल्ड है और गज़ा का वाहिद एयरपोर्ट बंद है। पिछले कई सालों से तो इसलिए मुस्लिम दुनिया के लिए बहुत मुश्किल है कि वो गज़ा जाएं और सॉलिडारिटी का इजहार करें अलबत्ता वेस्ट बैंक जाकर कम अज़ कम क्योंकि देखिए लोग ये भी कहते हैं कि जी प्रॉब्लम सारा गज़ा में है हुँ, हुँ, हमास ने सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है तो 7 अक्टूबर के बाद मगरबी किनारे में 100 से ज़्यादा शहादतें क्यों हो गई हैं इसराइल ने वहाँ 500 से ज़्यादा पिकेट्स क्यों लगाई हैं वहाँ पे लगाई हुई हैं वहाँ भी फ़लस्तीनियों का आना जाना मुश्किल है तो मैं समझता हूँ कि इसराइल एक लिहाज से या मगरबी दुनिया की एक कोशिश है कि वो हमास को फ़लस्तीनियों से अलग करे जी। वो ये भूल रहे हैं कि इस वक्त पूरे फ़लस्तीन में चाहे वो मगरबी किनारा हो चाहे वो गज़ा हो हमास इज़ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और वो 2005 में 6 में इलेक्शंस जीत कर गज़ा में आए हैं हुकूमत कर रहे हैं तो एक लिहाज से थोड़ा सा चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में अगर आप रखेंगे तो आप पर ये वाज़ेह हो जाएगा कि हमास और नो हमास फ़तह और नो फ़तह क्वेश्चन यही है कि क्या इसराइल जो उसने कमिटमेंट्स दे रखी हैं अंडर ओस्लो अकॉर्ड्स अंडर 1994 ट्रीटी क्या वो इस टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ आ रहा है क्योंकि हमने ये देखा है कि बेंजामिन नेतन्याहू और जितनी भी फार राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्होंने अब कहना शुरू कर दिया है कि टू स्टेट सोल्यूशन की तो गुंजाइश ही नहीं है हुँ, आज ये मामला अगर ख़त्म भी हो जाता है ये ट्रेजिक जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है ये ठीक भी हो जाती है तो फिर 2-3 साल 4 साल के बाद फिर यही कुछ होगा तो मामला यही है कि जो चाइना है बहुत बड़ी ताकत है रूस ने कल बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस तरह ईरान में लेकिन दूसरी तरफ हम भारत को भी देख रहे हैं कि भारत अपनी वही चालाकियां चल रहा है एक लिहाज से टेररिज्म की बात भी करता जी, है बिल्कुल। और अब्दुल दूसरी बासित साहब तरफ ये भी बताइएगा सर जी कि कुछ ममालिक ऐसा सोचते हैं या उनके यहाँ ये सोच है कि अगर कोई 2 ममालिक का आपस में मसला है या वहाँ पर खाना जंगी की सूरत-ए-हाल है, तो शायद बाकी ममालिक सेफ़ हैं, वहाँ पर कोई मसला जन्म नहीं ले सकता है। तो ये बताइएगा कि अगर यहाँ पर कोई बड़ा इंसानी बहरान जन्म लेता है, जो कि लेता दिखाई दे रहा है, तो इसके पूरी दुनिया पर क्या इस असरात मुरतब होंगे, बिलख़सूस मिडल ईस्ट पर? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये है कि ये इंटर स्टेट वॉर नहीं है। एक तरफ ऑक्युपाइड लोग हैं और एक तरफ ऑक्युपायर है। तो ये एक अपनी वो हक़ खुद इरादियत की, अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जो बिल्कुल बैनुल-अक़वामी कानून में उसकी इजाज़त है। हुँ, और बल्कि यहाँ तक भी कानून कहता है कि एक प्रिंसिपल है, उसको कहते हैं एर्गा ओमनिस, जी। जिसके तहत इंटरनेशनल कम्युनिटी पे ये लाज़िम है कि वो इस किस्म की जद्दोजहद को सपोर्ट करे। हुँ, तो बहरहाल ये तो इंटरनेशनल प्रिंसिपल लेकिन चूंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त बड़ी-बड़ी रैलीज मगरबी दुनिया में भी निकल रही हैं जर्मनी में लंदन हो, पेरिस हो, बर्लिन हो, आप कहीं भी जी। देखिए तो एक लिहाज से और फिर ईरान ने बड़ी क्लियर पोजीशन ली है कि वो बहुत ज़्यादा अरसे तक ये सारी जहरियत को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अगर लेबनान से हिजबुल्लाह ने भी अपना फ्रंट खोल दिया, तो ये लिहाजा स्प्रेड हो सकता है और यही मेरे ख्याल में मगरबी दुनिया को ख़तरा भी है क्योंकि एक लिहाज से मगरबी दुनिया का ये भी इंटरेस्ट है कि जो एक प्रोसेस शुरू हुआ था इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान वो भी बहुत ज़्यादा कोलैप्स ना हो वो भी हुँ, ख़राब ना हो क्योंकि ईरान को फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो एक लिहाज से बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि अभी एक इसको स्प्रेड नहीं होने दे रहे लेकिन अगर
इसराइल ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे कुछ नहीं सोचा, उसको एक्सेस नहीं दी, जो रफ़ा पॉइंट है उसको ना खोला, क्योंकि देखिए फ़लस्तीनियों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो गज़ा से भी ना निकलें और वेस्ट बैंक से भी ना निकलें, जी। क्योंकि इसराइल की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी यही है कि जिस कदर मुमकिन हो फ़लस्तीनियों को इन इलाकों से निकाला जाए, डेमोग्राफी को तब्दील किया जाए, ताकि उसको वन स्टेट सोल्यूशन पे जो है उसको कंसोलिडेट करे। ये उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। इसलिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ गज़ा के लोगों को, वेस्ट बैंक के लोगों के, कि उन्होंने ये तहैया कर लिया है कि हम कुर्बानियाँ देंगे, लेकिन लेकिन हम हम गजा नहीं छोड़ेंगे। अपना इलाका नहीं छोड़ेंगे जो हमारी अपनी ज़मीन है। क्योंकि एक दफ़ा हमने ये पहले भी देखा है नगबा के हवाले से, कि जब ज़मीन आप छोड़ देते हैं अपनी, तो फिर वापसी का कोई रास्ता आपको नहीं मिलता। तो ये जी, बिल्कुल यहाँ से सर, इस स्प्रेड हो तमाम सूरत हाल में जो फ़लस्तीन के लोग हैं वो खराज तहसीन के काबिल हैं कि जिस तरह से जिस बहादुरी और शुजाअत का वो मुज़ाहरा कर रहे हैं वो बिल्कुल काबिल तहसीन है। सर बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब, बहुत आपने सुनो शुक्रिया। पाकिस्तान को वक्त दिया। इसराइल फ़लस्तीन की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर उसके ऊपर अपना अपना तज्ज़िया पेश बेहतरीन किया। तज्ज़िया पेश किया। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, मुल्क की सूरत हाल पर बात करेंगे। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुल्क की सियासत की। तो इलेक्शन से पहले अदालती और सियासी दर्जा हरारत में इजाफा दिखाई दे रहा है। लीगी कायद नवाज शरीफ को एक ही दिन में बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों को बहाल करते हुए उनकी जमानत में 2 दिन की तौसी कर दी है। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म की जमानत मंजूर कर ली है और इश्तिहारी का स्टेटस भी खत्म कर दिया गया है। पंजाब की निगरान हुकूमत ने भी कमाल फराख्तली का मुजाहरा किया है और नवाज शरीफ को अजीजिया रेफरेंस में दी गई 10 साल की सजा को मुअत्तल कर दिया है। नून लीग को मिलने वाली अदालती रिलीफ पर लीगी जो बाकी जमातें हैं और सियासतदान हैं उनका पारा हाई हो चुका है और इसे डील का नतीजा करार दिया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब चमन पीटीआई की मुश्किलात मुसलसल बढ़ रही हैं। साइफर केस में जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है और तहरीक इंसाफ की अंदलीब अब्बास समेत खवातीन रहनुमाओं ने पीटीआई छोड़ दी है और आईपीपी को ज्वाइन कर लिया। जी बिल्कुल, और इस तमाम तर सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ को मिलने वाले रिलीफ पर शदीद तशवीश का इजहार किया है और ये तासुर दिया जा रहा है कि लीगी कायद को मिलने वाला रिलीफ एक डील का नतीजा है। क्या डील के नतीजे में नवाज शरीफ के लिए सियासी फजा हमवार होने का जो तासुर दिया जा रहा है वो दुरुस्त है? अच्छा, इसमें से कौन सी बात ऐसी है जो दुरुस्त नहीं लग रही है? क्या पिछले एक हफ्ते से जो कुछ हो रहा है हमारे सामने, वो वहाँ से रवानगी और फिर वहाँ पर जो है पाकिस्तान के हाई कमिश्नर का जाना, प्रोटोकॉल देना, फिर अरब रियासतों में आना और वहाँ पर एक पूरा एक शाहाना प्रोटोकॉल लेना, फिर ये सारा कुछ ये पाकिस्तान पहुँचने पर एक 2 दिन पहले जो रिलीफ हुआ है वो अदालतों के मफरूर नहीं थे। हमारा ये कहना नहीं है कि उनको दी गई सज़ाएं ठीक थी, हम बिल्कुल नहीं कहते हैं ऐसा कि उनको दी गई सज़ाएं ठीक थी, लेकिन वो अदालतों से फरार नहीं हुए थे। अदालतों से वो 4 हफ्ते की या कुछ भी बेल लेकर गए थे, लेकिन वो मफरूर उनको कोर्ट ने तो करार दिया था, लेकिन असल मसला तो फरीक तो इसमें इस्तगासा किसी और का था। वो खुद ही दस्तबरदार हो गए, वो हुकूमत ही दस्तबरदार हो गई, वो हुकूमत ने ही सब कुछ कर दिया। तो ये अचानक जो माहियत कल्ब हुई है, ये अचानक कैसे हुई है? ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जो दिलों की नरमी पैदा हुई है, ये अचानक कैसे पैदा हुई है? किसी और तरफ को दिलों में सख्ती आ गई है, किसी और तरफ को दिलों में नरमी पैदा हो गई है, तो ये कहाँ से आ गया है? नहीं, इसको डील नहीं कहें तो उसके लिए तो मरियम बीबी का आजकल क्लिप बहुत चल रहा है कि उसके लिए हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसके लिए मिन्नत समाज पड़ती है, और हम नहीं करते हैं। हम ये तो 2 मिनट की बात है, अगर हम करना चाहें तो पता नहीं 2 मिनट लगे या 2 कुछ और अरसा लगा, लेकिन बहरहाल ये इसको डील ही कहा जाएगा और क्या कहा जाएगा। अच्छा सर, अगर हम बात करें पीटीआई के रहनुमाओं की तो 3 खवातीन रहनुमा जो हैं उन्होंने पीटीआई से
दस्तबरदार होने का ऐलान किया है और वो आईपीपी में चले गई हैं। पहला सवाल तो मेरा ये है कि जितने भी लोग पीटीआई को छोड़ते हैं ये आईपीपी में क्यों जाते हैं, और दूसरा ये कि निगरां पंजाब हुकूमत ने बड़ी फराखदिली का मुजाहरा किया है और कोड ऑफ क्रिमिनल के तहत नवाज शरीफ को दी गई अल-अज़ीज़िया में 10 साल की जो सज़ा थी उसको मुअत्तल कर दिया गया। क्या पंजाब हुकूमत ये फराखदिली दूसरे रहनुमाओं के लिए भी दिखाएगी? नहीं, वो क्यों दिखाएगी? उनके उनके साथ डील हुई है क्या? डील कर लें वो उनके साथ भी हो जाएगी, ऐसी क्या बात है। जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज और कौन सी रही हैं आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज, कौन सी हैं जो अपने आप को कहें कि जनाब हम तो बड़े मुस्तहकम और बड़े ताकत के साथ जमकर अवाम के साथ खड़े हैं। अवाम के साथ कौन खड़ा है? अवाम के दुखों को कौन देख रहा है? आजकल अवाम का कोई इशू किसी सियासी जमात की जुबान पर है? अवाम किस कर्ब से गुजर रहे हैं, किस अजियत से गुजर रहे हैं, किस जहन्नुम से गुजर रहे हैं, और महंगाई का तूफान है जो इस मुल्क में बरपा है। लोग खरीद नहीं सकते हैं, कोई भी चीज़, जहर भी नहीं खरीद सकते। ये सूरत हाल है इस मुल्क के अंदर। तो अवाम के साथ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आकर जम कर खड़ी होगी? नहीं जी, आप तो बिल्कुल कमाल है। असल में इर्तकाज हो गया है ख्यालात का, तसव्वुरात का और ताकत का किसी एक जगह पर, और हो गया है तो फिर सबको और सबने इसमें सहूलतकारी किया, सब मिलकर इसके नताइज भी लें। और अब यही होगा। बल्कि एक दरख्वास्त और दायर की जानी चाहिए कि 2017 में जो वाक़यात हुए थे उसका एतराफ़ किया जाए कि वो गलत थे, और हुकूमत का साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया जाना गलत था, और फिर उनकी हुकूमत बहाल कर दी जाए और वो फिर वहाँ से शुरू करें। नए इलेक्शन की ज़रूरत ही क्या है? वहाँ से शुरू करें। नज़ीर लगारी साहब, वैसे नून लीग का तो यही मौक़िफ़ है कि जी तब नाइंसाफ़ी हुई थी और जो इंसाफ के तमाम तकाज़े हैं वो पूरे नहीं किए गए, बल्कि पॉलिटिकल विच हंट था वो, और अब एक्चुअली में जो है वो इंसाफ किया जा रहा है सही मैयार पे। ये कहिएगा सर, इस तमाम सूरत हाल पे एक जर्मन का ख़बर रसा इदारा है DW, उनकी वेबसाइट के ऊपर एक स्टोरी की लीड है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट अपनी गलतियां दोबारा दोहरा रही है। आपको क्या लगता है? नहीं, पता नहीं, वो तो फरिश्ते हैं भाई, बहुत ताकतवर लोग हैं और उनके तो कभी गलती कर ही नहीं सकते। ये खामखा जर्मन अखबारों का या किसी और अखबारों का ख्याल है, उनसे गलती नहीं हो सकती है। वो तो हर तरह की गलती से मावरा हैं, मुबर्रा हैं, और वो डील वील कुछ नहीं करते हैं। वो मैं क्या बताऊं, वो सदारत मेगल ने कहा था वो इशारा करते हैं और फिर आ जाते हैं लोग, उसमें कोई देर ही नहीं लगती उनको। तो ये जिसकी तरफ इशारा करें वो आ जाएं और आकर अपना शुरू कर दें अमल, इसलिए कि इसमें इस सारे अमल में अवाम का कुछ लेना देना नहीं है। और गलतियां दोहराना जो है उसका जब गलतियों का अंबार लग जाएगा, वो जो भी होंगी, तो जब अंबार लग जाएगा तो उसको पे करना पड़ेगा। पहले स्टेट को पे करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है वो मुल्क को पे करना पड़ेगा। और मुझे उससे ख़तरा आता है, उससे खौफ आता है कि ये जो कुछ होता जा रहा है अल्टीमेटली ये मुल्क के ऊपर जाकर जब इसका असर पड़ेगा तब शायद किसी के पास भी वक्त भी नहीं होगा और होश भी नहीं होगा। सर, वो मेरा वही सवाल फिर से कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो आईपीपी को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो आईपीपी का नाम पीटीआई रिटर्न्स रख देना चाहिए। और दूसरा ये कि अगर बात करें हम, नवाज शरीफ की सिक्योरिटी दी गई है, उनको सिक्योरिटी सरप्लस कर दिया गया है, जबकि चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी रिस्क होने की वजह से इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं किया जा सका। एक तरफ सिक्योरिटी सरप्लस की जा रही है, दूसरी जाने पेश नहीं किया जा रहा। कि दोनों जो रहनुमा हैं या दो पैमाने क्यों मुख्तलिफ हैं? अच्छा, आईपीपी है या क्या है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जो भी चीज़ है जिसमें शामिल होते जा रहे हैं। अच्छा, कल आपको हैरत नहीं होगी कि जब पता चलेगा कि उसने थम्बिंग मेजॉरिटी से इलेक्शन जीत लिया, फिर क्या कर लेंगे आप? या मैं क्या कर लूँगा, या सियासी पार्टियाँ क्या कर लेंगी? अगर पता चला कि उनके तमाम उम्मीदवार जीत गए, फिर क्या करेंगे हम लोग? और ये जो नए आए हैं शहजादे, इनके पास 20 या 25 सीटें हो तो फिर क्या होगा? वो पुराने जो नए रैप करके उनको लाया गया है, तो फिर क्या होगा? जो बाकी पार्टियां वो खड़ी होंगी 15-15, 10-10 सीटों पर, तो फिर क्या होगा? तो इलेक्शन तो वही करा लेना जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि एक पिटीशन दायर की जाए और कहा जाए कि इनको बहाल कर दिया जाए, और बहाल करके ले आएँ
लेकिन शायद ऐसा भी नहीं हो सकेगा, इसलिए कि फिर इस्तेहकाम वाले कहाँ जाएंगे? इस्तेहकाम वालों की झोली जो भरी जा रही है, तो मैं और आप ये समझ लें कि ये तमाशा हो रहा है, ये खामखा हो रहा है, या ऐसे ही हो रहा है। लोगों को और रास्ता ही नज़र नहीं आता है और पार्टी नज़र ही नहीं आती है। यही एक पार्टी नज़र आती है कि वहाँ से गिरे तो यहाँ आ जाएं, एग्जैक्टली। और फिर वो सारे के सारे कहे जाएंगे जनाब ये तो इलेक्टेबल थे, आ गए, इनको कौन रोक सकता है? तो इलेक्टेबल आ जाएंगे। तो अब आप ये ले लें, अगर मेजॉरिटी पार्टी बनकर आ गई तो फिर हम क्या कर लेंगे? लगारी साहब, वैसे अभी जो रिसेंटली नवाज शरीफ साहब की आमद पर हमने मीनार पाकिस्तान में एक जमे गफीर देखा, अवाम का बड़ा कामयाब जलसा किया है नून लीग ने। तो ये कहिएगा कि क्या चौथी बार नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बन जाए तो क्या कोई मसला है इसमें, क्या कोई प्रॉब्लम नज़र आएगा? नहीं, मैं तो मसला कह ही नहीं रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि पिछले मुद्दा से जाकर बाहर करें। मुझे तो कोई किसी किस्म का कोई इशू नज़र नहीं आता है। और जो मेजॉरिटी थी वो एक एमपी से हाजिरी लगवाई गई थी, सबकी हाजिरियां भी चेक की गई थी कि तुम कितने आदमी लाए। अब भी कई लोग जवाब दे रहे हैं तुम्हारे आदमी कम क्यों थे। अब भी बहुत से लोगों को जवाब देना पड़ रहा है। फिर वहाँ के जो फिर क्या करेंगे आप डिप्टी कमिश्नर को पूछेंगे। फिर वहाँ के जो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल बॉडी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने क्या क्या सहूलतें दी हैं, वो उनका हिसाब नहीं लगाएंगे कि हर बल्दियाती इदारे ने, वहाँ के जो ज़िला कौंसल है, जो ज़िला म्यूनसिपलिटी है, जो ज़िला कॉरपोरेशन है, उसने क्या क्या इसमें अपना हिस्सा डाला है, तो उसको आप शुमार ही नहीं करेंगे। तो ऐसे आदमी बन गए थे, आदमी तो ऐसे नहीं बन गए थे ना, वो नहीं है। तो जी जी, कंटिन्यू प्लीज। ये अर्ज करता हूँ कि नहीं है ऐसी सूरत हाल। अगर हम समझें कि ये बहुत बड़ा क्राउड था, बहुत बड़ा क्राउड नहीं था। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि 17 अक्टूबर को सुबह 7 बजे बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट पर, कराची के एयरपोर्ट पर उतरी थी, और उनका जहाज़ जब उतरा है तो उस वक्त तकरीबन 7 ही बज रहे थे। वो जब जहाज़ से बाहर आई और ट्रक पर बैठी, और उस वक्त से लेकर 3.5-4 किलोमीटर का से भी कम फासला था जो कारसाज तक का था, उन्होंने 18 घंटे में तय किया था। 18 घंटे में। आप इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, इस जलसे के साथ, 4 किलोमीटर और 18 घंटे। रात का 1 बज गया था वहां जब धमाका हुआ था। लगारी साहब, वैसे कंपेयर नहीं किया जा रहा है सर। बात ये की जा रही है कि पिछले दिनों में ही जो नून लीग की जानिब से जलसे किए गए, उनसे कंपेयर किया जा रहा है कि ये वाला जो नून लीग का जलसा था वो बड़ा था। हाँ, तो उनका तो अपने ही मयारात हैं और अपना ही पैमाना है। जिसके पास अपना पैमाना हो तो वो अपने पैमाने से पैमाइश करेगा ना, वो दूसरे पैमाने से थोड़ी पैमाइश करेगा। उनका मुकाबला इससे थोड़ी किया जाएगा कि भुट्टो साहब जब पहली बार जमानत के बाद, गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारी हुई, उनको मरी ले जाया गया और मरी से उन्हें वापस लाया गया। लाड़काना में आ गए थे। फिर जब कराची से गिरफ्तार हो गए, फिर जब जमानत हुई थी और जस्टिस शफीउर रहमान ट्रिब्यूनल, तो वो दूसरा कहते, एक और जज ने जमानत दी थी। जमानत फिर तो गिरफ्तार कर लिया गया था ना, मार्शल लॉ के तहत गिरफ्तार किया गया। फिर वहीं गिरफ्तारी के दौरान जमानत जो है वो मनसूख कर दी गई थी। मैं और बात कर रहा था, मैं कहता कि जब वो लाहौर पहुंचे थे तो लाहौर में कोई शख्स घर पर नहीं था। वो आज तक तारीख का बेनज़ीर ने भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ा जब भुट्टो साहब पहुंचे थे। पहली गिरफ्तारी के बाद जब वो पहुंचे थे जमानत पर रिहा होने के बाद, तो फिर उसके बाद तो आज तक लाहौर ने वो मंजर नहीं देखा है। लाहौर ने आज तक वो मंजर नहीं देखा कि कोई शख्स घर में नहीं था। सारे के सारे लोग या सड़कों पर थे या एयरपोर्ट पर थे। वो ठीक है, आप कर लें जिसका मवाजना। तारीख अपने आप को दोहराती है। बिल्कुल, तारीख अपने आप को दोहरा रही है। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, आपने हमें वक्त दिया और अपने तजिए से हम सबको बताया और इसका इजहार किया। और मुल्क की सूरत हाल जो है वो तो अब नई नई चीज़ें दिखा रही है, और कहते हैं ना कि इस वक्त पारा हाई है। वैसे हमारे प्रोग्राम का भी पारा हाई है, हमें ब्रेक लेनी चाहिए नाज़रीन। हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। अब हम जाएंगे माजी के झरोकों की जानिब, और आज जिक्र है नामवर सहाफ़ी, अदीब और बुलंद पाया खतीब आगा शोरिश काश्मीरी का, जिनको हमसे जुदा हुए 48 बरस बीत चुके हैं।
उन्हें बरसगीर का एक मुंतखब खतीब माना जाता है। क़याम पाकिस्तान के बाद आगा शोरिश काश्मीरी हमेशा वतन अजीज़ के इस्तेहकाम के लिए सरगर्म अमल रहे। 1973 के आइन में ख़त्म नबूवत के अक़ीदे को शामिल करवा के कादियानी को खारिज इस्लाम करवाने में इनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। और इनके लिए एक रिपोर्ट तैयार जी, जी। की है, आइए देखिए। सहाफत, शेरो अदब और खिताबत व सियासत में अपनी मुनफरिद पहचान रखने वाले आगा शोरिश काश्मीरी, जिनका असल नाम अब्दुल करीम था, 14 अगस्त 1917 को पैदा हुए। आप कादिरुल कलाम शायर, मैदान सहाफत के जरी सालार और सियासी स्टेज के बेताज बादशाह थे। तहरीके खत्म नबूवत इनकी जिंदगी का अजीम असासा था। वो तब तक चैन से नहीं बैठे जब तक 1973 के आइन में खत्म नबूवत के अकीदे को शामिल करा के कादियानियों को इस्लाम से खारिज ना कर दिया गया। इन्होंने अपनी सियासी जिद्दोजहद के दौरान 12.5 साल कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। आप तहरीके पाकिस्तान में तो ना थे, मगर तामीर पाकिस्तान में इनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। पाकिस्तान में आइन साजी का मरहला हो या जमहूरी अक़दार के अहया की बात, पाक भारत जंग हो या मुल्क में मार्शल लॉ के ज़ाब्ते आड़े आए, वो एक मुहिब्बे वतन रहबर बनकर मैदान में डटे रहे। इनका शुमार ऐसे लोगों में होता है जो बड़ी बेखौफी और इस्तकामत से हक की सरबुलंदी के लिए बातिल से टकरा जाते और तारीख में हमेशा जिंदा रहते हैं। आगा शोरिश काश्मीरी को हमसे जुदा हुए 48 साल बीत चुके हैं, मगर आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा हैं। ये जी हमारी तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट आगा शोरिश कश्मीरी के लिए। और सुनो पाकिस्तान हमेशा से ही अपनी रिवायात को बरकरार रखता है और हम हमेशा ही कोशिश करते हैं कि हमारे उर्दू अदब के जो जय्यद शख्सियात हैं उनको हम ट्रिब्यूट पेश करते रहें, उनकी हम यादों को ताज़ा रखें और लोगों के दिलों में भी वो ज़िंदा रहें। बिल्कुल, और बेहतरीन पाकिस्तानी स्कॉलर थे आगा शोरिश काश्मीरी। तारीख़ में इनके नाम जो है सुनहरे हरूफ में लिखे गए हैं, क्योंकि इनकी खिदमात जो हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। अगर बात की जाए इनकी अपनी ज़ातियात की, तो ये बेहतरीन एक इस्लामिक स्कॉलर भी थे, राइटर भी थे, डिबेटर भी थे और उसके साथ ही साथ ये सहाफ़ी भी थे और लीड कर रहे थे ये एक तंजीम को जिसका नाम था मजलिस एहरार इस्लाम। बिल्कुल, और बिलखसूस ख़त्म नबूवत से मुतल्लिक जो इनकी काविशें कोशिशें रही हैं वो काबिल तहसीन हैं और वो हमेशा से ही याद रखी जाएंगी। तो आगा शोरिश काश्मीरी के हवाले से आज हमने ये एक रिपोर्ट अवाम की खिदमत में पेश और की है। फ़लस्तीन के मामले को अगर देखा जाए तो आज भी उम्मत मुस्लिमा को ऐसे लीडर की ज़रूरत है। बिल्कुल जी। नाजरीन, हम लोग यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी आप तक पहुँचाएंगे, तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, हम बात करेंगे इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद फल नारियल की, जो अपने हैरत अंगेज़ फ़वाइद की वजह से पूरी दुनिया में रग़बत से खाया जाता है। नारियल का गूदा खाने के साथ साथ इसका पानी भी मशरूब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नारियल का तेल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिसका इस्तेमाल कई बीमारियों से आपको निजात दिलाता है। नारियल के फ़वाइद जानने के लिए हमारे साथ आज अहम गेस्ट मौजूद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ैनब गोंदल साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है। अच्छा, आज हम नारियल के हवाले से बात करना चाहते हैं। सबसे पहले तो बताएं कि इसके फ़वाइद क्या हैं और इसका इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं इसका पानी पीना चाहिए, पानी जो है वो इतना अच्छा नहीं होता, मुझे तो खैर इतना पसंद नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि इसके बहुत फ़ायदे हैं। और जो प्लेन हम लोग नारियल खाते हैं, कुछ लोग कहते हैं इसको कच्चा ही खा लेना चाहिए जैसे अभी है, कुछ लोग कहते हैं इसको ज़रा 2-3 दिन बाद खाएं। तो क्या सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो ज्यादती आपने मेरे साथ की है कि मेरे आगे इतनी वैरायटी रख दी है और आप मुझे कह रहे हैं कि उसके फायदे बताओ, बजाय कि आप मुझे कहें कि उसको पहले खा लो, खाएं फिर उसके फायदे बता लेना। इस सेगमेंट के बाद आप आराम से खा भी सकते हैं। ट्राई करें। अच्छा, अगर हम कोकोनट के बेनिफिट्स की बात करें तो ये इतने ज़्यादा हैं कि शायद मुझे लगता है कि ये एक शो उनको पूरा बताने के लिए बहुत कम हो जाएगा। अगर आप कह रही हैं कि आपको कोकोनट का पानी का टेस्ट नहीं पसंद, तो आज मैं गारंटी देती हूँ कि इस शो के बाद आप खुद कहेंगी कि मैं रोज़ नारियल का पानी से 1 चम्मच पीऊँ, रोज़ पीऊँ। आपने डिफरेंट मल्टी वाइटामिन जो आप लेती हैं वो किस लिए लेती हैं? आपको कैल्शियम मिले, जिंक मिले, मैग्नीशियम मिले, आप जो है सेलेनियम लो, अपनी बॉडी को, स्किन को अच्छा करो, स्किन पे ग्लो लेकर आओ, बालों को अच्छा करो। तो वो एक गोली में भी वो सब कुछ नहीं मिलता, आपको 4 से 5 गोलियां लेनी पड़ती।
लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप रोज का कोकोनट वाटर का 2 से 3 सिप भी अगर ले लो तो ये सब न्यूट्रिएंट्स आयरन तक आप अपनी बॉडी में पूरा कर सकते हो। इसलिए हम बॉलीवुड की मूवीज में देखते हैं हर हाँ। दूसरा बंदा जो है वो नारियल पकड़ के पानी पी रहा नारियल होता पानी पी रहा है और वहाँ पे नारियल पानी मिलता भी बहुत है। अच्छा, अब एक मजे की बात ये है कि वो कच्चा नारियल जो होता है उसके इससे भी ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा, बिल्कुल। आपको हमारे पास भी बहुत सारे एरियाज में, इवन लाहौर में अवेलेबल होता है, आप वो जाके बिल्कुल पी कराची सकते में हैं। तो बहुत अवेलेबल। हाँ, लाहौर में भी अब बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है, बल्कि उनके प्रॉपर स्पॉट्स हैं जहाँ पे आपको 24 घंटे ऑलमोस्ट मिल जाता है और अच्छा Nice. मिल जाता है। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, गर्मियाँ सर्दियाँ नारियल का पानी मुफीद है और बिल्कुल। किस टाइम पे ये पी सकते हैं आप? अच्छा, गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, यूजुअली जो कहा जाता है वो कोकोनट की तासीर को गर्म कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि इसके पानी की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। अच्छा, ठीक है। अब कोकोनट ऑयल की तासीर को वाकई ही हम गरम की गरम। साइड पे ले जाते हैं और पानी को ठंडे की पे, तो अब आप कहेंगे कि ये क्या कैसे? कॉन्फ्लिक्ट हुआ। हाँ, अब इसका भी अल्लाह ताला ने, आप ये देखें कि ये इस एक नटशेल के अंदर, जैसे अगर मैं इस कोकोनट की बात करूं, इस पूरे के अंदर इसका पानी स्टोर किया हुआ है, उसके अंदर इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, आप उसको निकाल के पी लेंगे तो पीछे जो आपके पास बचेगा वो ये बचेगा, ये पल्प उसका ये पल्प बचेगा। अब हमारे पास नारियल जो है वो सीजन से आउट जब हो जाता है तो आप ये देखते होंगे कि हमारे पास बहुत सारे पंसार की शॉप से ये सिर्फ हमें ये गूदा मिल जाता Exactly. है। और आपने अक्सर ये सुना होगा कि लोग कह रहे होते हैं कि मुझे नक्सीर बहुत ज्यादा होती है, यानी नाक से खून आना बहुत कॉमन है। जी, अगर आप डेली बेसिस पे नारियल खाते हो या पानी पीते हो, अगर ये दोनों चीजें अवेलेबल नहीं है तो वो जो पंसार की शॉप से मैंने बताया नारियल मिलता है, उसको गूदा। पानी में भिगो दें और सुबह उठ के उसको कंज्यूम कर लें। आपका जो ये मसला है नक्सीर वाला वो बिल्कुल सिरे से खत्म हो जाएगा। वाह, आपका ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज्यादा हाई रहता है, आप मैनेज नहीं कर पाते, तो कोकोनट को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप बहुत हद तक अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हो। ओके, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट, मैं ये नहीं कह रही कि कोकोनट खा लें और बाकी आप साथ जितने मर्जी स्पाइसी फूड्स खाएं, वो भी जितने साथ मर्जी, खाते हाँ, आपको उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ऑयली फूड्स अगर आप खाओगे तो कोकोनट अपना काम नहीं कर पाएगा। सही। उसके साथ अगर आप ये आप कहें कि जी हम बाहर से भी खा रहे हैं, सोडास कोलास भी पी रहे हैं और कोकोनट ऑयल के फायदे अगर मैं कह रही हूँ तो हम वो भी कंज्यूम करना शुरू कर दें, तो आपके LDL यानी आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ने में कोई खासे दिन नहीं लगेंगे और आप फिर कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड दोनों के मरीज बन के बैठ जाएंगे। हम देखते हैं डेली बेसिस पे ये प्रैक्टिस में आता है कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने की आजकल हमें बहुत सारी नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स लोग बताते रहते हैं। अब उसमें एक टिप जो है वो ये भी आती है कि अगर आप सुबह सुबह ये कोकोनट ऑयल जो है इसका 1 चम्मच कंज्यूम कर लेते हो तो आप अपना फैट बहुत अच्छा बर्न कर सकते हो, आप अपनी कैलोरीज बर्न कर सकते हो और उसके साथ साथ आपकी बॉडी में जो है मेटाबॉलिज्म वो बहुत स्पीड अप हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि आपने सुबह सुबह उठते ही तकरीबन इसके कोकोनट ऑयल के 1 चम्मच में 110 कैलोरीज आती हैं। 110 कैलोरीज आपने अपने अंदर डाल दी, कंज्यूम किए हैं वो विच इज आपने। अ टोटल फैट, जो कि बिल्कुल फैट है, उसमें कुछ और एज सच नहीं आ रहा। लेकिन वो कॉन्सेप्ट ऐसे भी काम करता है कि फैट बॉडी में गया, आपकी बॉडी के फैट के साथ वो कंबाइन किया और उसको लेके बॉडी से बाहर निकल जाए। अच्छा, ये ऑयल की बात हो रही है तो ऑयल के बारे में कहते हैं कि अगर आपने वेट लॉस जर्नी में इस्तेमाल करना है, आप इसको थोड़ा सा गर्म पानी में डाल कर पिएं। इसमें क्या हकीकत है? इसके साथ जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनको भी कहा जाता है कि अगर आप नारियल पानी पीती हैं, नारियल ऑयल खाती हैं, नारियल ही वैसे खा लेती हैं, कच्चा खा लेती हैं, तो आपका बेबी बड़ा प्यारा होता है। वाह वाह वाह। हाँ, तो क्या ऐसा ये है? आपको सुनने में मिला था बहुत ज्यादा? बिल्कुल। क्योंकि ये इतनी ज्यादा मिथ चल रही है। मैं आपको बताऊं, जब कुछ हमारा भी कसूर नहीं, हम लोग करते क्या हैं कि जिस चीज के बारे में हमें कहा जाता है ना, खूबसूरती, वेट लॉस और रंग आपकी गोरा। ग्लोइंग स्किन, हम वो ही खाते हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि हम प्रेग्नेंट औरतों में बच्चे पे इसका एज सच खूबसूरती का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप में और आपके बच्चे में उसके जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो बड़े डेंस होते हैं। और अल्लाह माफ करे अगर कोई भी डेफिशिएंसीज बच्चे में जा रही थी किसी भी किस्म की, तो ये इतना इनरिच्ड होता है कि ये जाके उसको भी पूरा कर देता है। वेरी नाइस। अब अगर हम सिर्फ ये बात कहें
कि ये आपके न्यूट्रिएंट्स को पूरा करेगा, यू विल टेक इट फॉर ग्रांटेड कि यार मैं तो मेडिसिन भी खा रही हूँ तो ठीक है, मेरी तो पूरी हो रही हूँ। लेकिन जब हमने ये ऐड कर दिया, आपका बच्चा बड़ा खूबसूरत हो, आप नारियल खाएंगी। मेरे ख्याल से बच्चा डॉक्टर्स खूबसूरत ने होने के इसीलिए लिए- कहना शुरू किया है एग्जैक्टली कि आपका बच्चा बड़ा खूबसूरत होगा, ये नारियल खाएं। बिल्कुल हाँ, मेरे ख्याल से अगर माँ बाप नारियल जैसे हो तो बच्चा भी खूबसूरत नारियल जैसा पैदा हो। बिल्कुल अच्छा। ये तो फैक्टर है ही है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। ज़ैनब, मेरा सवाल ये है कि हम कोकोनट ऑयल कंज्यूम करने की भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। एक कोकोनट ऑयल बालों में लगाने के लिए भी आता है। हाँ जी। तो इन दोनों में फ़र्क बताएं ज़रा। देखिए, एक ऑयल है जिसको हम कह रहे हैं कि उसमें हम खाना पका रहे हैं, हाँ जी। और एक ऑयल है जिसको हम वैसे कंज्यूम कर रहे हैं। एक ऑयल है जिसको हम स्किन पे मालिश के लिए भी यूज जी, कर रहे बिल्कुल। हैं, अपने मसल्स को जो है वो सोरनेस और उनसे बचाने के लिए, सर के लिए। फायदे इनके सारे हैं, नो डाउट। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, आप घुटनों पे लगाते हो, लेकिन सर्दियों में कोकोनट ऑयल घुटनों पे प्लीज मत लगाइए। और सर पे भी ना लगाएं, ठंडा होता है। ठंडा होता है, उसकी जो वो एक कह लें कि ठंडक है, वो आपको तासीर। बीमार कर सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि अच्छा, बालों में ये गर्मियों में लगाना चाहिए एक्चुअली कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल, आपको मैं ये बताऊं कि बहुत कम लोगों को सूट करता है, बालों पे लेकिन भी। हाँ, बालों में भी। लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली ये वीडियोस और वो चीजें देखते वहाँ पे रहते हैं कोकोनट जिसमें नजर आते हैं, हर शैम्पूज बंदा में। एग्जैक्टली हर चीज में कह रहा होता है कोकोनट ऑयल इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। अगर आपने कोकोनट को ट्राई एंड टेस्ट करना है तो अपने बालों के इतने पोर्शन में पहले लगा कर देखें कि क्या वो फ्रिजी तो नहीं हो रहे, मतलब वो उड़ तो नहीं रहे नहाने के बाद। अगर वो उड़े हुए हैं, अच्छा, ये बालों की बात हो रही है तो मैंने ये भी सुना था कि अगर आप थोड़ा गर्म करके 1-2 चम्मच बालों पे लगाएं तो अगर आपको, क्योंकि बच्चों को बहुत मसला आता है लाइसिस का, तो ये एंटी लाइसिस के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो ये मेरे नॉलेज से तो बाहर की बात है। मेरी देखे मैं सारे जो हमारी घरेलू खवातीन हैं उनकी बातें कर रही हूँ। मेरी साइंस यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। मैं इस पे जो हूँ वो अच्छा, माजरत आपकी ख्वाह साइंस हूँ। से रिलेटेड एक जी, जी। सवाल यही है कि जिसकी तासीर कोकोनट ऑयल की गरम ठंडी, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है। हाँ। तो ये अगर कंज्यूम किया जा रहा है, अगर हम उसको रॉ फॉर्म में एक चम्मच में पी रहे हैं तो वो उसकी तासीर गर्म होगी, ठंडी होगी, क्या होगा? ऑयल लगाने में भी गर्म ही है, सही। लेकिन सर्दियों में हम करते क्या है, हमारी प्रैक्टिस गलत है। चाहे वो आप जैतून का तेल जिसकी तासीर हम गर्म कहते हैं, आप वो भी सर्दियों में लगा कर ओवर एक्सपोज, मतलब आप बाहर निकल जाते हो सर्दियों में, ठंड में रहते हो, तो ऑफ कोर्स आपके सर पे ठंड लगेगी। नॉर्मल ऑयल भी यूज करें सरसों का तो हाँ, उसमें भी उसपे आपको ठंड लगती है। लगेगी। तो कोकोनट वर्क्स द सेम वे, ठीक है। आप उसको डिफरेंट अगर चीजों में मिलाकर ऑयल, अच्छा, एक तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि इतने सारे ऑयल्स मिलाकर लगा लो, प्लीज ये ना किया। एक टाइम पे एक ऑयल का इस्तेमाल करें ताकि आपको पता चले कि उसके बेनिफिट्स आपको आ रहे हैं या नहीं। या बहुत ज्यादा चीजें मिला के अगर उसको एक ऑयल बना लिया जाता है। कोकोनट ऑयल विद एग, बहुत सारे देखिए, जहाँ पे आपने सारी चीजें मिक्स एंड मैच कर दी हैं, आपको नहीं पता आपको क्या चीज रिएक्ट कर रही है, ठीक है। आपके बाल अगर फॉर एग्जांपल उस ऑयल के बाद उतरना शुरू हो गए हैं, अब बर्निंग प्रोसेस जो कोकोनट ऑयल का होता है, वो इतना ज्यादा लोग उसको जला कर उसमें पता नहीं क्या क्या जला कर लगाते हैं, तो आपके बाल उससे तबाह हो जाते हैं। पर टाइम को लग रहा होता है कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। सिल्की एंड कोकोनट शाइनी। ऑयल को अगर आपने यूज करना है ना, तो उसके बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको एज मेकअप रिमूवर यूज करें। अच्छा, अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए यूज करें। स्किन पे मेकअप लगा हुआ है, आपने रिमूव करना है, बजाय किसी भी और उसकी तरफ आप जाएं, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लें, हाथों पे जोर से रब करें, क्योंकि वो रब करने से मेल्ट हो जाता है। रब करें अच्छी तरह से, अपने स्किन पे लगा के उसको मसाज करें, अपना फेस वॉश कर दें। यू डोंट नीड एनी क्लेंजर, यू डोंट नीड एनी मेकअप रिमूवर, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कोकोनट ऑयल अपना काम करेगा। सर पे लगाना है कोकोनट ऑयल तो एज इट इज लगाएं। अगर फॉर एग्जाम्पल वो जमा हुआ है, आपने उसको मेल्ट करना है, तो माइक्रोवेव या और किसी चीज़ में उसको हीट ना करें। कोकोनट ऑयल को हमेशा हीट करने के लिए डबल बॉयलर मेथड जो होता है, यानी एक पानी का, उसके ऊपर उसको रख के स्टीम दे के उसको मेल्ट सही। करके लगाएंगे तो वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, इसका भी कोई क्राइटेरिया, कोई तरीकाकार है जिससे पता चल जाता है कि ये असली तेल है या इसमें कोई मिलावट है? कोई टेस्ट आता है इस टाइप का? हम इतने प्रोफेशनल्स हो चुके हैं कि हम हर चीज़ को इतने स्मार्टली लेके चलते हैं कि हम नहीं बता पाते उसमें कि ये क्या ओरिजिनल है या नहीं। अच्छा, आपका एक क्वेश्चन था पीछे जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो रह गया, मैं आंसर नहीं कर सकी, वो ये था वर्जिन ऑलिव ऑयल कौन सा है और एक्स्ट्रा हाँ, वर्जिन ऑलिव ऑयल और किस तरह से उसको यूज करें। अब जो आपने खाने में यूज करना है वो आपका अनरिफाइंड ऑयल जो है उसमें आपने कुक करना है, ओके। ठीक है।
जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, दैट मीन्स कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिफाइनरी से यूज रहा है। सही आप उसको लगाने में अपने सैलड्स में यूज कर सकते हो, सही लेकिन जो अनरिफाइंड है आप उसको अगर बर्न करते हो, उसमें कुकिंग प्रोसेस करते हो, तो वो आपके खाने के लिए। इसका सिंपल सा मेथड यही है आपके पास जो ऑयल आया है, आप भूल जाते हो कि वर्जिन खाना था, एक्स्ट्रा वर्जिन खाना था, क्या करना था, एक पैन लीजिए, उसमें नीचे हल्की सी फ्लेम ऑन करें, ऊपर से उसको कोकोनट ऑयल को डालें। अगर तो उसका स्मोक पॉइंट यानी उसका धुआं बहुत जल्दी निकलना शुरू हो जाता है, तो उसको जो है वो पीने में और लगाने में इस्तेमाल कर लें। वो एज इट इज रॉ फॉर्म में ही आपने कंज्यूम करना है, हाँ, अपने खाने के ऊपर और डाल। अगर उसका 2-4 मिनट या मतलब आप कह लें 1 मिनट बाद उसका धुआं निकलता है, तो आप उसको खाना पकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कुछ लोग हैं वो पानी पीना नहीं उनको अच्छा लगता है, इसका पानी थोड़ा सा अजीब सा जायके का होता है, तो क्या वो कोकोनट खा सकते हैं? तो कितनी मिकदार में खाएं? खुराक में कैसे शामिल कर सकते हैं इसको अपनी डेली रूटीन में? डेली रूटीन में शामिल करने का इसका ये देखिए, जो ये इसका अंदर वाला वाइट वाला पल्प होता है ना, इसको आप यूज करें। आप पानी ना पिएं, या इसके सिंपल छोटे छोटे कट्स लगाकर इसको ब्लेंडर में डालें, उसके ऊपर से थोड़ा सा पानी डालें, आप उसको अच्छी तरह मिक्स करके आप उसका जो वो पानी सा निकलेगा वो कोकोनट मिल्क है। बाहर से ना खरीदें, ये घर पे बना सकते हैं बड़ी आसानी से। और इसको ब्लेंडर में डाल के सस्ता सा, हमने साथ मिल्क शामिल करना है? और नहीं साथ... नहीं 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 कोई मिल्क नहीं, ये कोकोनट अपना मिल्क खुद बनाएगा। ओके, कोकोनट को आपने छोटे छोटे पीसेस में कट करके ब्लेंडर में डाला, पानी डाल उसके अंदर पानी डाल के उसको ब्लेंड कर लें। आप उसको स्टेन कर लें, जो स्टेनर के बाद वो पानी आया है दैट इज योर कोकोनट मिल्क। अब जो कोकोनट वापस बच गया है उसको दोबारा से ब्लेंडर में डाल के पानी डालेंगे तो आप देखेंगे आप दोबारा वही मिल्क बना सकते हैं। वैसे डॉक्टर ज़ैनब, जितनी अफादियत आप कोकोनट की बता रही हैं, लास्ट टाइम हमने, मुझे याद है, जापानी फल भी किया था, और मुझे ये याद है कि जापानी फल इतना जो है अंडर वैल्यू एक फ्रूट साबित हुआ उस कन्वर्सेशन के बाद। अंडररेटेड भी था। अंडररेटेड भी, कि उसके अंदर तो इतने फायदे हैं। तो मुझे ऐसे ही कोई सिचुएशन इस नारियल के साथ लग रही है, कोकोनट की लग रही है, तो ये भी अब हमें एक लाजमी जुज़्व इसे बनाना चाहिए अपने खुराक का। बिल्कुल बनाना चाहिए। और अगर आप कहते हैं ना कि आपको डाइजेशन के इश्यूज रहते हैं, तो डेली बेसिस पे अगर आप कोकोनट यूज करते हैं तो आपके वो डाइजेशन के इश्यूज आप रिजॉल्व कर सकते हैं। हम तो ये कोशिश करते हैं कि सुनो पाकिस्तान के ज़रिए और इसके तवस्सुत से लोगों तक जो है ये जो मिथ्स हैं ये कम हों, और ये जो चीज़ें हैं जो अंडररेटेड हैं इनको बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी जाती, और बड़े सस्ते हैं, कोई महंगी नहीं है, जिनमें से जापानी फल हो गया, ये हो गया। और अब हम बात करेंगे क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, अंजीर और जैतून की, कि उसके क्या फ़वाइद हैं, लेकिन इसके लिए अलग एक प्रोग्राम करना पड़ेगा, आपको बुलवाना पड़ेगा दोबारा से। ज़ैनब साहिबा, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया और इतनी इसकी इम्पोर्टेंस बताई जो कि हम नहीं जानते थे। अब पानी मैं भी पिया करूंगी और अच्छा, अजीम आप भी पिया वैसे करेंगे। इससे पहले जो नारियल था ना, वो मैंने तो हमेशा या तो जर्दे में खाया है या वो बेद में मिलता था वो खाया। अच्छा, नहीं, मुझे नारियल पसंद है, लेकिन मज़े की बात यह है कि मुझे आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगी। आपने कहा है कि आपको अगर पता चल जाए कि ये पानी पीने के कितने फ़वायद हैं और इसको पीने के बाद आप बूढ़े नहीं होते, आपकी स्किन बड़ी फ्रेश रहती है और जो है रिंकल्स नहीं आते, तो मैं तो ये फिर पीऊँगी। आप रोजाना की बुनियाद पर नारियल का पानी पिएं 2 चम्मच। और आप वैसे उस वाले मिथ को भी सही साबित कर सकती हैं कि नारियल खाने से बच्चे खूबसूरत होते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौसीकी की। हमारा ये सेगमेंट होता है टैलेंट हंट के नाम से। हम पाकिस्तान में जितने भी नए टैलेंटेड लोग होते हैं उनको ये प्लेटफॉर्म देते हैं कि यहाँ पर आएँ और अपने फ़न का लोहा मनवाएं। मैंने और अजीम ने याद सलामत के नाम से एक शाम बिल्कुल कवर किया, हमने एक इवेंट कवर भी किया था, और उसमें हमने वहाँ पर वैसे तो हमने बड़ा कमाल टैलेंट देखा, बड़े प्रोफेशनल सिंगर्स वहाँ पर हमने देखे। तो वहीं पर एक नौजवान टैलेंट हमें मिला जिन्हें हमने आज मधु किया है और वो आज सुनो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो उनसे बात करेंगे। गयास हैदर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं गयास साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हारमोनियम पे गयास हमारे साथ हैं और तबले पे इनका साथ दे रहे हैं फराज। और हमें पता ही चला है कि माशाल्लाह दोनों स्टूडेंट्स भी हैं। तो गयास आप बताएं ज़रा, आप क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मैथ्स कम्युनिकेशंस कर रहा हूँ इस वक्त, ओके, एंड इट्स माय फर्स्ट ईयर, लाइक इट्स कंप्लीटेड। नाइस। तो
अच्छा ये बताएं गयास कि आपको ये शौक पैदा हुआ या फिर कोई आपके किसी बड़े बुजुर्ग में भी इस तरह के वो गाने भी गाते थे, फेमस थे, लेगेसी के तौर पर आप इसको लेकर चल रहे लेगेसी नहीं है, हमारी फैमिली में दूर दूर तक म्यूज़िक का कोई भी इस तरह का ट्रेडिशन नहीं है, लेकिन मेरे नाना वो को बहुत शौक था मेरी तरह, तो उन्होंने बहुत सीखा और अच्छे अच्छे लोगों के साथ उनके ताल्लुकात थे, तो मैंने उनसे बहुत सीखा है। हैं? लाइक वो जो एक सालों का एक रियाजत हाँ और जी। एक सफ़र होता है, उन्होंने मुझे जैसे आप कह सकते हैं महीनों में करवाना है। वाह। आपने अपने नाना से सीखा है? मैंने अपने नाना मुझसे अच्छा गयास, यू आर यंग माशाल्लाह, और जो यंग लोग होते हैं वो क्लासिकल की तरफ तो बहुत कम जाते हैं, उनका रुझान रॉक पॉप इस टाइप की जो जॉनरास होते हैं उनकी तरफ होता है, तो फिर वाई क्लासिकल म्यूजिक? एक्चुअली आई थिंक कि मेरा ब्रॉटअप इस तरह हुआ कि मैंने इसी से स्टार्ट किया था, फिर वो रियाजत उस तरह की है, मेरा वोकल टेक्सचर उस तरह का है, तो अगर मैं इसके खिलाफ गाऊंगा तो फिर वो एक गलत चीज़ हो जाएगी। यानी आपका जो इंटरेस्ट है वो क्लासिकल मौसीकी की तरफ ही है। आई लाइक मतलब बहुत अच्छी बात है, फिर हम कुछ सुनना चाहेंगे। उनकी आँखों में वाह। देख कर आंसू अपनी बर्बादियों का गम न रहा, तेरे एक बार मुस्कुराने से कोई शिकवा तेरी कसम न रहा। क्या बात, क्या बात। किस तरह आएगा करार मुझे, किस तरह आएगा करार मुझे, किस तरह आएगा करार मुझे। उसने देखा है बार बार मुझे, किस तरह आएगा करार मुझे। वाह वाह। उसने देखा है बार बार मुझे, किस तरह आएगा करार। खो गया हूँ गमों के सहरा में, खो गया हूँ गमों के सहरा में। तू कहाँ है जरा पुकार मुझे, तू कहाँ है जरा पुकार मुझे। उसने देखा है बार बार मुझे, किस तरह आएगा करार करार। वाह 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 वाह, Thank you so बहुत गयास, खूबसूरत, बड़ा क्या कहने। खूबसूरत, बड़ा शानदार गाया। वैसे किसी ने देखा है बार बार आपको?
नहीं नहीं अच्छा बड़ा ठीक सोच है, के जवाब आपने दिया। बहुत खूबसूरत गाया। अभी हम मजीद भी आपसे इस तरह की बाकी दीगर गज़लें भी सुनेंगे, लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, बड़ा ही मज़ेदार सेगमेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग म्यूज़िक हमें सुनने को मिल रहा है। कयास एंड फराज आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम लोग उनसे गपशप लगाएंगे, मज़ीद उनसे गाना भी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले एक और दिलचस्प खबर शोबिस की दुनिया से ही खबर है कि पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका प्रोडक्शन सलाहुद्दीन अयूबी का टीज़र जारी किया गया है। वाओ, बहुत क्लासी टीजर मुझे तो सामने आया goosebumps आए हैं है। देख के। हाँ, और मुझे आवाज़ जो है वो आपसे मिलती जुलती लग रही है, वो जो पीछे आवाज़ यूज़ वाह, की वाह, गई वाह। एक और है compliment। वॉइस ओवर पे और इसमें जो अदाकार हैं हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी, डॉक्टर काशिफ अंसारी और अहमद फारूक बकाक और डॉक्टर जुनैद अली शाह इस तारीखी सीरीज़ के प्रोड्यूसर हैं, जिसमें मुस्लिम रहनुमा सलाहुद्दीन अयूबी की ज़िंदगी को दिखाया गया है। और सीरीज़ जो है TRT 1 पर नशर की जाएगी। सीरीज़ की रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू कर दी गई है और ये मुश्तरका प्रोजेक्ट सामने आ रहा है पाकिस्तान और तुर्किया का। और ये बड़ी अच्छी काविश है और दोनों इंडस्ट्रीज के लिए बड़ा ही सूदमंद साबित होगा। बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे हम कि कब ये कोलैबोरेशन हो और आखिर वो वक्त आ ही गया है और कोलैबोरेट किया गया है। बड़े ही शानदार प्रोजेक्ट के लिए किया गया है। बड़े फेमस हीरो हैं मुस्लिम उम्मा के सलाहुद्दीन अयूबी और उनको जिस तरह से फिल्माया गया है, आई एम श्योर ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और देखने वाला होगा। मैं तो वेट कर रहा हूँ। और इसका जो मरकजी किरदार है वो तुर्क बड़े फेमस अदाकार हैं ये अर्तुगरुल गाजी वाले जी, उन्होंने ये किरदार निभाया है और लोग बड़ा पसंद करते हैं इनको पहले से ही। और बड़ा डिफरेंट सा और बड़ा शानदार ये काम सामने आया है और इस तरह की डिफरेंट सीरीज़ आनी चाहिए ताकि लोगों को हिस्ट्री के बारे में पता चले। तो ये हो गई आज की टीज़र की बात और अच्छी बात थी कि ये डिफरेंट चीज़ हमारे सामने आई है। हमारे साथ मौजूद हैं गयास और फराज। तो गयास, मुझे बताएं कि आपके इंस्पिरेशन क्या है, कौन है और फेवरेट सिंगर कौन है, यानी जिसको देख के आप कहते हैं कि मैं ऐसा बनूंगा। नुसरत फ़तेह अली खान साहब बहुत पसंद हैं और मेरे नाना अबू के बेस्ट फ्रेंड थे वो। अच्छा, और भी बहुत सारे बड़े नाम। एंड इवन आई लर्न फ्रॉम मेरे नाना अबू और आई वन मोर देन 60 अवार्ड्स माशाल्लाह। नेशनल एंड मोर डिस्ट्रिक्ट देन लेवल। 60 अवार्ड्स। लास्ट मतलब yesterday night I won 6th gold medal in All Pakistan Music Conference. वाओ, तो- कांग्रेचुलेशंस, Thank you so much. कांग्रेचुलेशंस यार। बहुत बड़ी बात है ये। Thank you ये so much. फिर कितना टाइम जाता है रियाज में और रियाजत और पढ़ाई मैं कैसे बिल्कुल मैंने रियाजत नहीं करता। नहीं करते? नहीं करते नहीं करता। तो क्या ये जो नाना ने आपको सारा सिखाया बस वही आप अभी तक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? ये अल्लाह का करम है कि ये चल रहा है काम। वैसे जो बड़े बड़े क्लासिकल गुलकार हैं वो कहते हैं कि रियाज तो हर रोज करना चाहिए। वैसे वो पंजाबी में कहते हैं कि जी तो बंदा तरक्की कर रहा हो ना तो उसके बारे में लोग कहते हैं जी भी अल्लाह ने तेरी बड़ी बाँ फड़ी, एडी घोट के पढ़ ली। आप बगैर रियाजत के ही और माशाल्लाह ऊपर गोल्ड से मेडल लिए जा 60 रहे हैं। अवार्ड्स जीत चुके हैं, 60 प्लस। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात, हम सुनना चाहेंगे आपसे। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जा, बसो हमारी नगरी, मोहे सुंदर मुख दिखलात, हो कदिया मिलसा बड़ यार, हो कदिया मिलसा बड़ यार वे, मेरे चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, ओ कदिया मिल सांबर यार वे।
मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सांवल आस ना पास मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सांवल आस ना पास वे मुझे मिलना चार कहार वे मुझे मिलना चार कहार वे ओ कदिया मिल सांवल यार वे ओ कदिया मिल सांवल यार वाह 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 वाह, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, खूबसूरत, जबरदस्त। क्या Thank you so बात। much. बहुत क्या बात है जी। आप क्लासिकल के अलावा भी कुछ और अटेम्प्ट किया कभी आपने? हाँ बहुत सारा आई लाइक इंडियन पॉप म्यूजिक पॉप म्यूजिक। और अरिजीत सिंह इज वन ऑफ माय इंस्पिरेशंस अच्छा और लॉर्ड हुरॉन वेस्टर्न बहुत सुनता हूँ मैं अच्छा एरियाना ग्रैंडी इज वन ऑफ वाह, माय वाह। फेवरेट अच्छा गयास, आपका क्या कहते हैं, क्या समझते हैं कि हमारी जो नई नौजवान नस्ल है जिनमें से आप भी उनमें शामिल हैं, तो और जो यंगस्टर जिन्हें शौक है म्यूज़िक का और वोकलिस्ट बनने का स्पेशली जिन्हें शौक है, कितना ज़रूरी है क्लासिकल सीखना उनके लिए, या ये सिर्फ एक योंडा एक टाइप है सब कॉन्टिनेंट की और बाकी भी उतने इंपॉर्टेंट है? क्लासिकल बेसिक्स है लाइक इफ दिस हारमोनियम इज हेयर तो इसमें जो वुड लगी है जो कुछ भी लगा हुआ है तो ये एक टाइम पे ये रॉ था सब कुछ, इसको बनाया जो गया है तो एक सॉन्ग जो होता है कुछ भी बनाया जाना वो क्लासिकल बेसिक्स को जोड़ के बनाया जाता है। क्लासिक इज रॉ तो वो सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप किसी भी गाने का ऑपरेशन कर सकें, आपको पता हो कि किस राग में है, कौन सा ताल है, कुछ भी है, सो यू कैन कंपोज, यू कैन मेक म्यूजिक, यू कैन मेक ट्रेंड्स। और वैसे ये भी बताएं गयास, एक जल्दी से हमारे पास वक्त की थोड़ी सी किल्लत है कि ये लोग जो हैं वो बड़ा अनॉय फील करते हैं इस हवाले से कि जी राग इतनी मुश्किल चीज़ है, क्लासिकल हारमोनियम साथ बजाना बड़ा आउटडेटेड सा वो लगता है, तबला बजाना, इसके लिए किस तरह जो है वो कशिश इसमें पैदा हो, किस तरह आपका इंटरेस्ट डेवलप हो? वेस्टर्न भी सीख सकते हैं, क्लासिकल ही सीखना तो क्लासिकल तो वेस्टर्न में भी है, अच्छा लेकिन सीखें ज़रूर। ओके सीखें ज़रूर। बड़ी अच्छी बात की जी गयास आपने, बहुत शुक्रिया आपका। फराज बहुत शुक्रिया आपका, हमारी नई काविशें दुआएं आपके साथ हैं, आप इसी तरह से बजाते रहें, गाते रहें और सुनो अपना- पाकिस्तान की जानिब से हमने अपनी रवायात को बरकरार रखा कि हम न्यू टैलेंट जो है वो आप तक लेकर आते हैं और आप तक तमाम अपडेट्स पहुंचाते हैं। जो आपके सवालात होते हैं हम कोशिश करते हैं कि वो अपने थ्रू आप तक पहुंचा सकें उनके जवाबात, और इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा। कल हाजिर होंगे, अभी वक्त ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, और यही होस्ट होंगे आपके। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आप कहीं भी हों, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।